हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। पिछला वीडियो हमारा था जस्ट लोधी वंश के पहले वाला सैयद वंश, जहां तक हम देखे थे कि मोहम्मद शाह, उसके बाद उसका पुत्र होता है अलाउद्दीन। ठीक है, आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, तो क्या करता है मोहम्मद शाह को, जो मालवा का आक्रमण उस पर होता है, तो वह अपने बचाव के लिए सरहिंद का सूबेदार था उसमें बहलोल लोदी, उसको बुलाता है और उसे सफलता मिलती है। ठीक है, तो उसका शासन मोहम्मद शाह का बच जाता है। उसके बाद यह उसको खाना को उपाधि देता है और अपना पुत्र का पुकारता है। फिर यह वापस लौट जाता है। फिर उसका पुत्र बनता है आलम शाह, जो कि बदायूं में चला जाता है उसे, और उसके जो प्रशासनिक सेवक थे संभाल रहे थे दिल्ली में बैठकर, उसके उनके बीच आपसी संघर्ष हो जाता है। तो फिर ये बहलोल लोदी आता है, ठीक है, और सत्ता को अपने कब्जे में ले लेता है और दिल्ली में सिंहासन के लिए। ठीक है, तो उसके बाद अब हम देखते हैं बहलोल लोदी के बारे में। ठीक है, लोदी वंश यहाँ से स्टार्ट हो गया है 1541 से 1451 से लेके 1526 तक ये चलेगा, जबकि बहलोल लोदी 1451 से 26 तक यह सतना शासक मतलब कि रहता है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में सबसे पहले यह अफगान शासक था, पहला अफगान शासक। इसके पहले सब तुर्की थे। ठीक है, और यह सरहिंद का सूबेदार था, जैसा कि अभी बोला मैंने। फिर उसके बाद यह देखिए सबसे मेन चीज, ये साहू खेल। एक अफगान में साहू खेल जनजाति होती है, जो कि मतलब कि उसमें उन लोगों में ऐसा कोई नहीं रहता है कि ये भाई ये मेन है, ऐसा करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब कि सारे लोग अपने अपने एरिया पर शासन करेंगे, वहाँ देख रख रखाव सब कुछ करेंगे। ठीक है, और जब कोई भी आक्रमण जब होगा उन पर बारी, तो सब मिलकर उसका सामना करेंगे। ठीक है, ऐसा अफगान में चलता रहता है जनजाति के ऊपर। फिर ये जब ये सूबेदार बनता है वहाँ का, क्या नाम है कि पंजाब का, फिर उसके बाद यहाँ पर दिल्ली पर यह सत्ता हासिल करता है, तो फिर यह अफगान के जो भी इस जनजाति के लोग थे उसको आमंत्रित करता है कि यहाँ आइए, हम सब का जो भी है वो हम सब का है। ठीक है, उसके बाद मैं मेन रहूंगा, ऐसा बुलाता है। तो फिर एक अफगान इतिहासकार थे, उन्होंने अब लिखा है कि यह मतलब बोलने के बाद टिड्डों की तरह सब अफगानी लोग यहाँ भारत में आने लगे। ठीक है, उसके बाद यह क्या किया, देखिए यह कबलियाई शासन को लागू कर दिया, जैसे कि बताया। फिर यह बहुत दूरदर्शी था, बुद्धिमान और कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कि यह जब ये पहुंचा, तो उसमें जो सैयद वंश का जो मतलब कि अयोग्य शासक था लास्ट वाला, वह मतलब कि उसके काल में बहुत सीमित राज्य रह गए थे। ठीक है, तो यह क्या करता है, संभल में शासक थे दरिया खां, कोल के शासक थे ईसा खां, साकेत के मुबारक खां, मैनपुरी और भोगांव के प्रताप सिंह थे। इन सब पर आक्रमण करता है और सफलता प्राप्त मिलती है और सबको दिल्ली में मिला लेता है। उसके बाद सबसे बड़ा जो था जौनपुर, जो अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। ये सब तो केवल विद्रोह कर रहे थे अंदर कि हम दिल्ली पे अपना हुकूमत बनाए। ठीक है, सत्ता सुल्तान बने। उसके बाद जौनपुर स्वतंत्र हो चुका था सैयदी वंश में। फिर यहाँ के शासक थे सरकी शासक हुसैन शाह। क्या किया, सबसे बड़ी सफलता इस पे ही मिली, तो उसको पराजित करता है और अपने छोटे बेटे बारबक को यहाँ का शासक बनाया। ठीक है, इसके दो बेटे थे, बारबक लोदी और निजाम खां। तो यहाँ बारबक को उसने बैठा दिया गद्दी पर। उसके बाद जब इस पर इतना बड़ा विजय प्राप्त कर लेता है, तो जो अन्य राज्य के शासक थे, जैसे धौलपुर, कालपी और बाड़ी के, ये लोग तीनों लोग भी इसके अधीन हो जाते हैं। ठीक है, तो जौनपुर का शासक बन गया बारबक, उसका बेटा। उसके बाद देखिए एक उसके दरबार बहलोल लोदी के दरबार में एक थे अब्दुल्ला इतिहासकार, जो कि लिखे थे अपने बुक में तारीख दाऊदी में कि यह सिंहासन पर कभी नहीं बैठा। ठीक है, और कहाँ बैठा, गलीचे में। जैसा कि मैंने बताया कि यह अफगानी शासन को लागू किया था, देखिए जनजाति वाला जो चलता था उसको लागू किया। उसमें यही होता था, सब ग्रुप मिलकर बैठते थे और एक ही थाली में खाना, सबको मतलब कि बस ये अपने आप को मेन किया हुआ था और सबको चलता था, अपने अपने एरिया में बांट दिया था, यहाँ रहिए वहाँ और देखिए और मुझे इत्तला करते रहिएगा क्या हो रहा है क्या नहीं, और सबसे नजराना लेता रहता था। उसके बाद देखिए क्या हुआ, तो यह इसका सबसे लास्ट आक्रमण था ग्वालियर पर 1486-87 में। वहाँ के
शासक थे रायगढ़, कहीं कीर्तिदेव भी उनका नाम देखने को मिलता है, उनको पराजित करता है और 80 लाख टन का नजराना लेता है। ठीक है, उसके बाद इसका जब वहां से वापस दिल्ली लौट रहा था तो बीमार पड़ जाता है और 1489 में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद इसका दूसरा बेटा निजाम खां, जो कि सिकंदर शाह की उपाधि लेता है, जो कि सिकंदर लोदी के नाम से फेमस है। ठीक है, इसकी शासन काल चलता है 1489 से लेके 1517 तक चलता है। इसके बाद इसकी माता देखिए हिंदू थी। ठीक है, हिंदू थी तो कुछ अमीरों में और सूबेदारों में हुआ कि भाई संकोच रहता था, ये तो बैठ तो गया है लेकिन कैसे इसे बोला जाए खुलकर, तो बहुत कठिनाई होती थी। तो यह क्या किया, ये हिंदुओं के प्रति बहुत ही मतलब कि विद्रोही या कहें कठोरतापूर्वक शासन लागू करता है। ठीक है, ऐसे क्या होगा कि इसको सब समझे कि मैं कट्टर कट्टर क्या हूँ, कट्टर अफगानी शासक हूँ। ठीक है, सब समझेंगे और इसने वैसा ही किया क्योंकि ये भी अपने पिता की तरह बहुत ही बुद्धिमान चतुर था। ठीक है, तो ये सबसे पहले वही लागू करता है अपने आप को कट्टर अफगानी दिखाने के लिए। फिर इसने क्या किया, इसके ही काल में क्या हुआ कि जो सरकी शासन था, शासन सरकी शासन का जो शासक था हुसैन शाह, इसके कुछ समर्थक थे, उन्होंने जौनपुर में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और जो इसका भाई था बारबक, वो बहुत विलासी था। ठीक है, मतलब कि आलस विलासी, बस बैठ के खाना होना, तो विद्रोह करता है जो बारबक संभाल नहीं पाता है। फिर उसकी पुष्टि कौन करता है, ये सिकंदर लोदी वहां जाता है और बारबक को हटा देता है 1492 में और दिल्ली में मिला लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, यह बनारस के निकट ही हुसैन शाह को पराजित करता है और बंगाल बिहार, ठीक है, कि एरिया को यह कब्जे में ले लेता है। ठीक है, और अपने आप में दिल्ली में मतलब मिला देता है। उसके बाद तिरहुत, जो कि बिहार में पड़ता है, तिरहुत के शासक को भी यह पराजित करता है और उसको अपने अधीन कर लेता है। और उसके बाद इसने आगरा में नया नगर बसाया, आगरा नामक नया, आज भी यह है, सबको पता होगा। तो आगरा नामक राजधानी नगर बसाता है और फिर उसको राजधानी बनाता है। राजधानी क्यों बनाता है, क्योंकि राजपूतों के जो था वह इधर के एरिया से वह क्या पूछते थे, दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए, तो यहाँ आगरा में राजधानी बनाया और यहाँ से राजपूतों को रोकने के लिए। ठीक है, और कहीं आपको 1504 और 1506 दिखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए इसने क्या क्या किया, गज सिकंदरी 30, ठीक है, गज सिकंदरी नाम एक भूमि मापन है, तो इसका मतलब है कि 30 उंगलियां, 30, ये कहते हैं कि उसको 30 इंच बोल, कुछ लोग बोले और कुछ भी मतभेद है। 30 उसने बोला था और 30 नहीं 33 कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग 36 बोलते हैं, ऐसा इंच के बारे में, लेकिन इसमें मतभेद है। ठीक है, तो इतना जानिए कि इसके ही काल में क्या भूमि मापन का कोई इकाई आया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये फारसी भाषा का ज्ञानी था। ठीक है, तो यह एक नाम, इसका उपनाम अपना रखा गुलरुखी, अपना उपनाम रखा गुलरुखी, और इसी नाम से यह कविता लिखता था फारसी लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद लज्जत ए सिकंदर शाही, जो कि संगीत का ग्रंथ है, और फरहंग ए सिकंदरी आयुर्वेद, जो कि औषधि से रिलेटेड ग्रंथ है। ठीक है, अब ये देखिए तिब्बत सिकंदरी, जो कि इसका वजीर था मियाँ फुआ इसका वजीर था, बहुत ही ज्ञानी था, प्रतिष्ठित, और उसने औषधि ग्रंथ लिखा था, क्या, तिब्बत सिकंदरी। देखिए जो ये सब तीनों हैं, देखिए ये तो लिखा है उसने, ठीक है, उसके वजीर मियाँ फुआ ने, लेकिन जो ये दोनों हैं और इसने जो संस्कृत में आयुर्वेदिक चीजें लिखी है संस्कृत लिपि में, उसको इसने क्या किया है, फारसी में कन्वर्ट कराया था। ठीक है, कौन किया था, मियाँ फुआ ने किया था, और उसने अपना इसे पढ़ने होने के बाद, पहले से ही ज्ञानी था, उसने एक और तिब्बत सिकंदरी औषधि ग्रंथ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इसका बीमारी के कारण 1517 में मृत्यु जाती है। फिर इसका बेटा बनता है इब्राहिम लोधी। ठीक है, ये 70 बढ़ता है 1517 से 26 तक। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका एक और बेटा था जलाल खां। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या होता है, इसने ग्वालियर पर आक्रमण किया, नाकामयाब, मेवाड़ पर आक्रमण किया, जहाँ के राजा थे राणा सांगा, यहाँ भी यह असफल हो गया। धौल और मेवाड़ इसका बदला लेने के बाद फिर यह
बनता है, यहाँ पर धौलपुर में आक्रमण करता है, वहाँ पे भी राजपूतों से यह हार जाता है। फिर उसके बाद यह अपने आप में एकदम मतलब कि होने के बाद मानसिक स्थिति खो देता है, ऐसा कहीं लिखा है। तो सरदारों का दमन करने लगता है, जो भी इसके पिता के विश्वास पात्र सूबेदार थे और प्रशासनिक कार्य में थे, उन सबका विद्रोह मतलब कि विरोध करता है और किसी को कारागार में डालता है, किसी को मृत्यु दंड देता है। ठीक है। अब ऐसे ही में एक पंजाब का सूबेदार था दौलत खां, और उसके परिवार का एक आदमी था आलम खां। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, बाबर को बुला लेते हैं। ठीक है, आक्रमण के लिए। हालांकि बाबर उसमें बहुत मतलब कि आक्रमण कर ही रहा था, तो उसने यहाँ भी बुला लिया। फिर उसका छोटा भाई था जलाल खां जौनपुर। तो कुछ लोग इसको नहीं पसंद किए सूबेदार, तो उसके छोटे बेटे को, सिकंदर लोदी के छोटे बेटे को जौनपुर लेके जाकर वहां बैठा दिए। ठीक है। यह क्या किया, उसका विद्रोह किया और उसको बंदी, अपने छोटे भाई को बंदी बना लिया। फिर उसको कैद खाने में विष देकर मार देता है। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं बाबर के बारे में हम देखेंगे। यहाँ से मुगल काल स्टार्ट हो जाता है। 1526 में पानीपत का युद्ध होता है। ठीक है, 21 अप्रैल को। फिर यहाँ से हम अगली वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है जरूर पूछिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट लेकर, मतलब ये जितना पूरा बुक पढ़ेंगे, मेन में ही लिख दे रहा हूँ, उसको आप शॉर्ट नोट बना रहे हैं तो यही देखिए। ठीक है। क्या आप बेफालतू का अपना टाइम वेस्ट करेंगे, पूरा पढ़ेंगे बनाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, शॉर्ट नोट बनाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, कहानी मैं बता ही देता हूँ। धन्यवाद।